गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है। इसमें से प्राइमरी डीलर लास्ट वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो प्राइमरी डीलर्स पर हमारी बातचीत होगी। और दूसरी जो चर्चा होगी वो होगी फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, जिसको हम फिम्डा कहते हैं। 1998 4 मई को इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह ही काम करती है। क्या होता है फिम्डा, फिम्डा का क्या फंक्शन है, प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, इन पर हमारी चर्चा होने वाली है। सभी मित्र आ जाइए भैया, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का रजिस्ट्रेशन में एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट हो चुका है, 2026 वाले में एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। देखिए, पढ़ाई अगर आपने अपनी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं शुरू की है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर जो बन रहा है भैया, लास्ट 2025 के दोनों साइकिल में जो एग्जाम देखे गए हैं वो कठिन एग्जाम देखे गए हैं, कठिन पेपर बना हुआ है। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ऑप्शंस ट्रिकी बनाए गए हैं, और एक क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिनमें एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट थे, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सिंगल क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ रहे, थ्योरी अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रहे तो मुश्किल होने वाली है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दें, ताकि चीजें आप समय से समेट पाएं। आपके पास समय बचा रहे, आप मॉक टेस्ट, एमसीक्यू ये सब ठीक तरीके से पढ़ पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप समय देना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। टारगेटेड एग्जामिनेशन आपके लिए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। प्राइमरी डीलर्स क्या है, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करता हूँ, बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। देखिए, मैं पहले सारी बात आपको बता देता हूँ, फिर हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। जैसा मेरी आदत है, मैं आपके साथ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा, फिर हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। कौन होते हैं प्राइमरी डीलर्स? देखिए भैया, अगर हम बातचीत करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट वो मार्केट होता है, बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। ये कौन से मार्केट के लिए, कौन सी सिक्योरिटीज के लिए है? शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज जहां पर बेची और खरीदी जाती है, यानी ये जहां पर सेल की जाती है और जहां पर ये खरीदी जाती है, तो सेलिंग और बाइंग जिस मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का होता है वो मनी मार्केट कहलाता है। मनी मार्केट में जो आपकी सिक्योरिटीज हैं वो अमूमन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, उसको बैंक जारी करता है। ट्रेजरी बिल कंप्लीटली रिस्क फ्री होती है। कंप्लीटली वैसे कोई सिक्योरिटी रिस्क फ्री नहीं होती, लेकिन ट्रेजरी बिल में तुलनात्मक रूप से बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड होता है। अब मैं मनी मार्केट की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसी से संबंधित है आपका प्राइमरी डीलर्स। अब क्या होते हैं प्राइमरी डीलर्स, इनको समझिए, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन बन चुका है। प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होती हैं, प्राइमरी डीलर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एंटिटीज होती हैं जिनको अधिकार है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने दोनों का। यानी ये वो एंटिटीज हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच भी सकती हैं, खरीद भी सकती हैं। उन्हें हम प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने और खरीदने दोनों का अधिकार होता है। प्राइमरी डीलर्स दो प्रकार की होती हैं। अब कौन से दो प्रकार की हैं, क्या क्या ये काम करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं प्राइमरी डीलर्स बेसिकली क्या सुविधा उपलब्ध करा रहा है। तो एक है जिसको हम कहते हैं बैंक पीडी, एक है यानी जिसको हम बैंक प्राइमरी डीलर कहते हैं। दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन पीडीज। स्टैंड अलोन पीडीज जिनको हम बोलते हैं, भारत में ज्यादातर जो पीडीज हैं वो बैंक पीडी आते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे, स्टैंड अलोन पीडी क्या होती है, बैंक पीडी क्या होती है, वो भी हम देखेंगे। पहले समझ लेते हैं प्राइमरी डीलर्स क्या फंक्शन करते हैं। तो प्राइमरी डीलर का काम होता है मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ट्रेजरी बिल को एग्जांपल पे ले लें, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, लेकिन वो खुद ना जारी करके इसको आरबीआई से जारी करवाता है। अब अगर मान लेते हैं आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल को बेचना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर क्या ला रही है, ट्रेजरी बिल्स ला रही है। तो अब इनको कौन कौन खरीद और बेच सकता है? भाई, एक तो रेपो ऑक्शंस के अंतर्गत बैंक इनको खरीदते और बेचते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खरीदते और बेचते हैं। इनको खरीदने और बेचने का अधिकार प्राइमरी डीलर्स का भी है। प्राइमरी डीलर्स भी इनको खरीद और बेच सकते हैं। यानी प्राइमरी डीलर्स के पास ये अधिकार है कि ये सीधे सीधे आरबीआई से परचेज करके मार्केट में बेच सकते हैं। फायदा क्या है इसका? अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करे, तो वो इन प्राइमरी डीलर से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है। तो इस तरीके से प्राइमरी डीलर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एक मार्केट तैयार कर रहे हैं ना, कि भाई एक और विक्रेता है प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का, वो वहां बैठा है, उसका नाम प्राइमरी डीलर है, तुम उसके पास चले जाओ। एक है वो आरबीआई, वो वहां बैठा हुआ है, तुम उसके पास चले जाओ। तो अगर खाली आरबीआई होता तो एक ही बाजार था जहां से हम खरीदते बेचते, लेकिन अब हमारे पास प्राइमरी डीलर है जो हमारे लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उसके पास अधिकार है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच और खरीद सकता है।
कितनी बात। तो सीधे सीधे इसके पास अधिकार है, ये सीधे आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के आगे मार्केट में बेच सकता है। आप इससे भी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये अधिकार आपको देता है प्राइमरी डीलर्स, ये सुविधा देता है, बेसिकली अधिकार नहीं, ये सुविधा देता है आपको प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने दोनों का अधिकार रखते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऑक्शंस में प्राइमरी डीलर्स भी हिस्सा लेते हैं। अब प्राइमरी डीलर्स भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बैंक पीडी और दूसरा होता है स्टैंड अलोन पीडी। बैंक पीडी क्या होते हैं? बैंक पीडी वो पीडी होते हैं जिनमें बैंक डिपार्टमेंटली पीडी का काम कर रहा है, मतलब बैंक ही डिपार्टमेंटली पीडी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच और खरीद रहा है डिपार्टमेंटली। आप लोग अपने जेआईबी में मॉड्यूल डी में एक टॉपिक पढ़ते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, है ना। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत पीडी का बिजनेस भी आता है। यानी अगर बैंक पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो बैंक अपने नॉर्मल बिजनेस के अलावा जो बिजनेस आपको करके देते हैं, जो आपके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बैंकों का नॉर्मल बिजनेस क्या है, नॉर्मल काम क्या है, जो सेक्शन 5B में लिखा हुआ है BR एक्ट 1949 में, कि बैंक पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और ये डिपॉजिट रीपेबल भी विड्रॉलेबल भी है। बैंकों का बस इतना ही काम है अगर सेक्शन 5B को माने। लेकिन इसके अलावा बैंक दुनिया भर के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बैंक म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, बैंक इंश्योरेंस बेच रहे हैं, बैंक फैक्टर का भी काम करते हैं, बैंक प्राइमरी डीलर के भी काम करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत बैंक डिपार्टमेंटली पीडी बिजनेस कर सकते हैं। तो बैंक अगर डिपार्टमेंटली पीडी बिजनेस कर रहे हैं तो उनको हम बैंक पीडी कहते हैं। लेकिन अगर कोई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ध्यान समझिएगा, अगर कोई एनबीएफसी पीडी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसी को हम स्टैंड अलोन पीडीज बोलते हैं, एनबीएफसी। अब यहां पर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है, इसके बाद पीपीटी खाली आपको पढ़ना रहेगा, मैंने सारी बातें आपको विधिवत बता दी, ध्यान से सुनना। अब अगर बैंक चाहे पीडी का बिजनेस दो तरीके से कर सकता है, एक चाहे तो वो डिपार्टमेंटली पीडी का बिजनेस कर सकता है या वो सब्सिडरी के माध्यम से भी कर सकता है। लेकिन अगर सब्सिडरी के माध्यम से पीडी बिजनेस बैंक करेगा तो उस सब्सिडरी को कम से कम 1 साल एज एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आरबीआई के पास और पीडी बिजनेस करना पड़ेगा। आई रिपीट, बैंक दो तरीके से पीडी बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक है अगर बैंक डिपार्टमेंटली ऐसा काम कर रहे हैं, अगर बैंक डिपार्टमेंटली ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर बैंक अपनी सब्सिडरीज के माध्यम से कर रहे हैं। अगर सब्सिडीज के माध्यम से कर रहे हैं तो इसको एज एन एनबीएफसी कम से कम 1 साल रजिस्टर्ड होना आरबीआई के पास जरूरी है। यानी जो स्टैंड अलोन पीडीज होती हैं वो दो प्रकार की हो गई, एक तो प्योर एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज हैं ही और पीडी का काम करें। दूसरा, ये सब्सिडरी है बैंक की जो एज एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड होकर कम से कम 1 साल पीडी का काम करेंगी। क्लियर हो गया? तो इनको हम बैंक पीडी कहते हैं, जो बैंक डिपार्टमेंटली काम कर रहा है, ये सब्सिडरी के माध्यम से काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सब्सिडरी स्टैब्लिश होगी तो कम से कम 1 साल उसे एनबीएफसी के तौर पर पीडी का काम करना पड़ेगा। दूसरी, प्योरली जो एनबीएफसीज और पीडी का बिजनेस कर रही। भारत में 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई थी उसमें 21 पीडीज हैं जो भारत में काम करें, जिनमें से 14 पीडी बैंक पीडी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो बैंक पीडी भारत में ज्यादा है। पीडी क्या करता है, फंक्शन क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, बस आपको पढ़ते चलना है। Primary dealers are registered entities with the RBI who have the license to purchase and sell government security. जिनके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने का। They are entities who buys government security directly from the RBI. ये सीधे आरबीआई से परचेज कर सकते हैं। आरबीआई जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एमिंग टू रीसेल देम टू द अदर बायर्स। क्यों परचेज करते हैं? ताकि आगे इसको अदर बायर्स को बेच सके। इन दिस वे प्राइमरी डीलर्स क्रिएट अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये पूरी चर्चा आपके साथ पीछे की गई, विधिवत आपने इसको सुना समझा है। ठीक होगी इतनी बात? चलिए अब देखते हैं प्राइमरी डीलर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, कौन कौन प्राइमरी डीलर के रूप में काम करेंगे। सब्सिडरी ऑफ अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या जिनको आरबीआई ने अनुमति दे रखी है, ऐसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सब्सिडरीज। लेकिन ये कम से कम पहले 1 साल के लिए एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे तभी ये काम करेंगे। सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेट अब्रॉड। ऐसी विदेशी कंपनी जो भारत में काम करना चाहती हैं, सब्सिडरी के रूप में यहाँ पर अपना एस्टेब्लिश कर रही हैं, वो कर सकती हैं। ये एनबीएफसी की कैटेगरी में ही आएंगे, इनको एज एन एनबीएफसी यहाँ एस्टेब्लिश होना पड़ता है, तो एनबीएफसी की कैटेगरी में जाती हैं। दूसरी, ऐसी कंपनीज जो भारत में इनकॉर्पोरेट हुई हैं 1956 के कंपनीज एक्ट के थ्रू या 2013 के अंतर्गत, जो कि ए और बी में फॉल नहीं करती हैं। यानी ये वाली एनबीएफसी नहीं, ये वाली भी नहीं है, बल्कि ये भारत की प्योर एनबीएफसी जो इंडियन एनबीएफसीज हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। पीडीज का क्या क्या होता है, तो ये था मामला पूरा का पूरा पीडी का। तो प्राइमरी डीलर वो एंटिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने का अधिकार रखती हैं।
जिनको बेचने और खरीदने का अधिकार है, आरबीआई से खरीदती हैं। आप ऐसे समझो कि एक मीडिएटर के रूप में भी एक काम कर रही है कि अगर मुझे आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो मैं पीडी के पास जा सकता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर सकता हूँ। तो एक मार्केट क्रिएट करती है, मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके मार्केट को एक्सपेंड करती हैं पीडीज। क्लियर हो गए? चलिए, अब दूसरा जो हमें आज पढ़ना है वो है फिम्डा। फिम्डा क्या है बेटा बाबू? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं पहले फिम्डा के बारे में आपको पूरी बात बोलकर बता दे रहा हूं, फिर हम पीपीटीज की तरफ जाएंगे। बहुत आसान सा है, फिम्डा से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। फिम्डा एस्टैब्लिश किया गया था 4 मई 1998 में। क्या है फिम्डा? फिम्डा असल में एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में कौन कौन सदस्य हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फिम्डा के अंतर्गत आती हैं। असल में फिम्डा एक एसोसिएशन है उन इंस्टीट्यूशंस का, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नाम ही सब कुछ क्लियर कर रहा है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। फिक्स्ड इनकम कौन से इंस्ट्रूमेंट से होती है? बॉन्ड से, डिबेंचर से। तो मनी मार्केट के जो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स बेचने और खरीदने वाली संस्थाएं हैं वो, एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, और जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यानी बॉन्ड डिबेंचर्स में और डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होता है उनका ये एक एसोसिएशन है, उनका एक समूह है, उनका एक एसोसिएशन है, जिसको हम फिम्डा के नाम से जानते हैं, जो 4 मई 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक हो गई इतनी बात? फिम्डा में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी फिम्डा इज एन एसोसिएशन ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसके मेंबर हैं, क्योंकि ये भी शामिल होता है डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव में ये भी ट्रेड करते हैं बॉन्ड्स वगैरह में। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, इन चारों को याद रखना क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं है। इट इज अ वॉलंटरी मार्केट बॉडी फॉर द फिक्स्ड इनकम। इसके लिए एक वॉलंटरी मार्केट, देखिए पहली बात तो ये किसी अधिनियम से नहीं लाया गया, यानी एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं उसके पीछे के कारण है। ये किसी एक्ट से नहीं लाया गया है, पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया, यानी ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये केवल एक प्रकार की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसा नहीं कि मनी मार्केट को रेगुलेट कर रही है बॉडी ना, मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करता है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक तरीके से एक इंटरलिंक का काम कर रही है। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो ये कोई स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक वॉलंटरी मार्केट बॉडी है, किसके लिए? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? जैसे बॉन्ड और डिबेंचर्स हो गए, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, कोई स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं लाया गया था। क्लियर है बात? अब इसको क्यों लाया गया? फिम्डा का काम क्या है? अब आरबीआई के पास दुनिया भर के और भी फंक्शन है, सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर के रूप में काम करना, मार्केट का रेगुलेटर है, मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी के रूप में काम करना, दुनिया भर के फंक्शन। मनी मार्केट को एक मीडिएटर कोई आए जो रेगुलेट करे, अगर वहां कोई समस्या आ रही तो आरबीआई के पास वो बात पहुंचाई जाए या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास वो पहुंचाई जाए। इस काम के लिए फिम्डा की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला काम तो फिम्डा का ये है कि इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर कौन है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनको आरबीआई ने अनुमति दे रखी है, इसके जो मेंबर्स हैं उनके और सरकार के बीच में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में, आरबीआई के बीच में एक मीडिएटर का काम करना, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि फिक्स इनकम मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करवाना, अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको इंप्लीमेंट करवाना, ताकि नए तरीके से अकाउंटिंग हो सके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हो सके, ये काम भी फिम्डा का है। फिम्डा का तीसरा काम एक डेवलपमेंट रोल भी है फिम्डा का। डेवलपमेंट रोल ये है कि ये इस मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उनको भी अनाउंस करवाता है, ये उसके डेवलपमेंट फंक्शन के अंतर्गत आता है। चौथा फंक्शन, इसके जो मेंबर्स हैं इनको अगर क्या नाम है, डेरिवेटिव मार्केट से संबंधित, फिक्स इनकम मार्केट से संबंधित किसी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब की आवश्यकता होती, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी इनको प्रोवाइड कराना। पांचवा काम फिम्डा का ये भी काम है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डेरिवेटिव मार्केट हो गए, इनसे संबंधित कोई सलाह अगर सरकार को चाहिए, इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन पे कोई थ्रेट है या कोई नई और पॉलिसीज में लाना, उससे संबंधित सलाह देने का काम, सजेशन देने का काम, कंसल्टेशन देने का काम भी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए करती है फिम्डा। तो फिम्डा के ये 5-6 फंक्शंस हैं जिनके लिए इसको स्थापित किया गया था,
ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, एक मीडिएटर के रूप में कोई संस्था के काम कर सके। एक मीडिएटर के रूप में एक और बात याद आ गई, फिम्डा भैया आर्बिट्रेशन के, जैसे मान लेते हैं मेंबर्स के बीच में, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी डीलर का किसी दूसरे प्राइमरी डीलर के साथ कोई डिस्प्यूट है अगर इस मार्केट में, तो उसमें आर्बिट्रेशन का भी काम करता है, मध्यस्थता का काम भी ये करता है भैया। ठीक है, चलिए फिम्डा का फंक्शन एक एक करके पढ़ते चलिए, बहुत इत्मीनान से मैंने सारी बात आपको बता दी, बस आपको केवल पढ़ते चलना है। फिम्डा, मैं यहां पर इसका एस्टैब्लिशमेंट लिख देता हूं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट शायद कहीं नहीं लिखा गया है। देखिए क्या है, फिम्डा एक्ट एज अ प्रिंसिपल इंटरफेस विद द रेगुलेटर्स एंड वेरियस इश्यूज दैट इंपैक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। ये क्या है, एक प्रिंसिपल इंटरफेस की तरह काम करता है अगर कोई इशू आता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फिम्डा ऑल्सो अंडरटेक्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी है जैसे कि इंट्रोडक्शन बेंचमार्क रेट्स एंड न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, तो नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेकर आना, नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना इस मार्केट के लिए, ये भी फिम्डा करता है, एक डेवलपमेंट फंक्शन के रूप में काम करता है फिम्डा। नेक्स्ट आपके लिए, the association provides training and certification of its member including development assistance to dealers and support personnel at member institute। तो मेंबर इंस्टीट्यूट के जो पर्सोनल हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको किसी तरीके की इस मार्केट में ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की आवश्यकता है तो वो भी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है भैया, फिम्डा करेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द मेंबर्स विद लीगल एंड अकाउंटिंग नॉर्म्स, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं क्या क्या उनके लिए लीगल नॉर्म्स हैं उनमें इनकी मदद करना, अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या है उसमें इसकी मदद करना, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, कैसे आप वैल्यूएशन करेंगे जो सिक्योरिटीज हैं उनकी, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लीगल जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, किसी हेल्प की जरूरत होती है, वो सब भी आपको फिम्डा प्रोवाइड करवाता है। ये सुविधा भी आपको क्या है भैया, फिम्डा देता है। नेक्स्ट है, FIMDA addresses issues that affect the entire industry by setting up a dispute resolution mechanism and acting an arbitrator for the dispute if any between member institution। पीछे इसकी चर्चा हुई, मेंबर इंस्टीट्यूशन के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट है जो इस मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, उसमें आर्बिट्रेशन का काम भी करता है, एज एन आर्बिट्रेटर भी ये काम करता है। It adopts, develops international standard practices and a code of conduct in the above field of activity and device standardize best market practices। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस मार्केट के अंदर लेकर आना, बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना और कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो डेरिवेटिव मार्केट है या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें उस बाजार के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कौन लेकर आता है, तो वहां पर आपका आंसर फिम्डा बनेगा। तो फिम्डा इसलिए भी आपके लिए क्या हो जाता है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, डन। तो फिम्डा का जो फंक्शन है कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते भैया। आज हम लोगों ने दो मुद्दों पर बातचीत की और दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। एक, प्राइमरी डीलर्स तो आपको विधिवत पढ़ के जाना भैया, बैंक पीडी में और स्टैंड अलोन पीडीज में क्या अंतर होता है ये आपको देखकर जाना है। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, इन पर हमारी बातचीत हो गई। प्राइमरी डीलर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर हमारी बातचीत हो गई। फिर फिम्डा पर हमारी पूरी चर्चा हो गई। थ्योरी ही थ्योरी है, इसमें कुछ अलग से ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं, इस पर आज हमारी चर्चा हो गई। तो आज के लिए फिर इतनी ही बातचीत रखते हैं भैया। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें जो आपकी सबसे बेहतर मदद कर सकता है वो जेआईबी का महापैक है। महापैक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अगर आप कोई भी महापैक इनमें से सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी रनिंग बैचेस हैं उनका एक्सेस आपको मिलता है और इसी प्राइस में आने वाले दिनों में जितने भी पेड बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस आपको जेआईबी महापैक में मिलता है। तो महापैक इसीलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें आपको एडिशनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, चारों ही सब्जेक्ट की ई बुक का एक्सेस आपको इसमें मिलता है। ये सारी सुविधा आपको महापैक में मिलता है। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो 2.0 एक थ्योरी का बैच है। इसके अलावा वीकेंड बैच, सॉरी आपके लिए जो एमसीक्यू बैच है, अभी मैं न्यू बैच की बात कर ले रहा हूँ, जो एमसीक्यू बैच है भैया ये बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। 24 फरवरी से एमसीक्यू बैच में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एमसीक्यू के थ्रू हम आपका पूरा सिलेबस चारों ही सब्जेक्ट का इस बैच में कवर करने वाले हैं। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये एमसीक्यू बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जितनी बात। तो और कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। आपको पढ़ाई से संबंधित, जेआईबी से संबंधित कोई भी सवाल है या इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मैं ही डील करता हूँ आपके लिए। इस पर कोई भी सवाल है तो आप इस ग्रुप पर अपने सवाल रख सकते हैं, मैं आपके लिए साथ आंसर के लिए मौजूद रहता हूँ। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके पास है जो आपको सुविधाजनक लगे। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।